नमस्कार दोस्तों। आज स्पोकन इंग्लिश का डे 12 है। डे 12 स्पोकन इंग्लिश। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को क्या बोलते हैं? नरेशन। याद रहेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन भी इसी को बोलते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच किसको कहते हैं? सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से मतलब है कि मान लीजिए कि ये एक लड़का है और ये दूसरा लड़का है और इससे एक तीसरा लड़का के बारे में बात कर रहा है और इसको बता रहा है। ये दोनों में बात हो रहा है और इसके बारे में बता रहा है। ठीक, जब ये दोनों में बात कर रहा है तो इसके बात को जब बताएगा ये अपने जब ये इसी के लैंग्वेज में ये जो बात इसे कहा है या कोई भी बात इससे रिलेटेड है जो इसको बताया है और वो बात डायरेक्ट इसी के लैंग्वेज में इसको बताए तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इसके बाद को ये अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से इसको बताए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। पता नहीं आपको समझ में आया होगा कि नहीं, लेकिन अब इसको जब सेंटेंस देखेंगे तो पूरे साफ साफ होगा। ये जैसे कोई भी बात इससे कहेगा और ये ठीक इसी के लैंग्वेज में इससे बता देगा तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और ये जो बात इससे कहा है उसको अपने लैंग्वेज में ना बताकर इसके लैंग्वेज में ना बताकर अपने लैंग्वेज में यदि बता दे तो इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे किसी वक्ता के कथन को उसी के कथनों के शब्दों के अनुसार यदि कह दिया जाए तो उसको डायरेक्ट स्पीच के रूप में हम समझते हैं। और यदि वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न दोहराकर बल्कि अपने आशय या सारांश के रूप में उसको व्यक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट स्पीच उसको कहते हैं। तो बहरहाल ये परिभाषा टाइप का हुआ, लेकिन जब हम लोग सेंटेंस देखेंगे तो पूरा क्लियर होगा। शुरू में जब हम भी नरेशन पढ़े थे तो परिभाषा कहाँ समझ में आता था। जब सेंटेंस आदमी देखता है तो वैसे में खट से समझ में आ जाता है। तो सेंटेंस हम लोग देखते हैं, खट से समझ में आएगा। तो खट से समझने के लिए सेंटेंस क्या लिखते हैं? उसने वैसे देखिए, स्पोकन इंग्लिश हो या इंग्लिश ग्रामर हो या कोई भी चीज़ हो, हिंदी का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन समझने के लिए एक दो सेंटेंस हम भी इंग्लिश कहाँ लिख पाते हैं, एक दो सेंटेंस हिंदी में लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। बाद बाकी फिर इंग्लिश में ही लिखा जाता है। तो अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में ही डायरेक्ट, हिंदी में समझिए, अंग्रेजी में डायरेक्ट उसको लिखिए और पढ़िए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। मैं तैयार हूँ। अब देखिए, उसने कहा यानी ये लड़का इसके बारे में कह रहा है। उसने कहा मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ कौन? ये तीसरा लड़का। ये पहला है जो कह रहा है, दूसरा सुन रहा है और तीसरा जिसके बारे में कहा जा रहा है। याद रखिएगा। तो पहला जो दूसरे से कह रहा है किसके बारे में? तीसरे के बारे में। तो तीसरा क्या कर रहा है? मैं तैयार हूँ। या मैं किसके लिए? तीसरे के लिए है। यानी पहला कह रहा है दूसरे को कि जानते हो उसने क्या कहा? मैं तैयार हूँ। मतलब तीसरा व्यक्ति इससे कहा है कि मैं तैयार हूँ। यही चीज़ है। तो इसी को हिंदी में दूसरे ये हुआ कौन? डायरेक्ट स्पीच यानी डीएस, शॉर्ट में डीएस। अब इसी को हिंदी में दूसरे इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे? उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो ये हिंदी लैंग्वेज है। याद रखिएगा, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में कई चीज़ है जो अंतर हो जाता है। हिंदी में कई चीज़ है कि जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं समझते हैं डायरेक्ट वही चीज़ इंग्लिश में नहीं होता है। इंग्लिश बहुत सारा चीज़ है कि उसी तरीके से उसको व्यक्त किया जाता है। तो हिंदी में तो इस तरीके से हम लिख दिए कि इसका ये डायरेक्ट हुआ, ये इनडायरेक्ट हुआ। लेकिन जब इंग्लिश लिखने का आएगा तो ये चेंज हो जाता है। जैसे इसका पहला का यदि बनाए हम, ये ऊपर वाला का यदि इंग्लिश बनाए तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ही सेड मतलब उसने कहा, और इसके बाद कोमा और ये जो डबल लगता है मैं। हिंदी तो हो ही गया, अंग्रेजी में बनाना है ना। तो अंग्रेजी में क्या होगा? आई एम
रेडी, ठीक, आई एम रेडी, फिर ये कोमा बंद और यहाँ पर फुल स्टॉप। तो ये हो गया पहला का। अब दूसरा का यदि देखा जाए, दूसरा का क्या होगा, ही शेड दैट ही वॉज रेडी। अब देखिए, अब ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर को कोमा ये हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमा ये हट जाएगा। तो इन्वर्टेड कोमा सिर्फ किस में होता है, डायरेक्ट स्पीच में होता है। और ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा नहीं होता है। इन्वर्टेड को ये जो डबल कोमा जैसा है ना, इसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। इन्वर्टेड कोमाज एक तरह से ये नीचे वाला कोमा है। तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते, देखिए समझिए, यहाँ ट्रिक है। हिंदी में देखिए, उसने कहा मैं तैयार हूँ, उसने कहा कि मैं तैयार हूँ, सिर्फ की लगा दिए तो मैं तैयार हूँ हो गया। हिंदी में कोई ज़्यादा अधिकांश इसमें ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, मैं में बिंदु हुआ। लेकिन अंग्रेजी में ही सेड आई एम रेडी, यानी उसने कहा मैं तैयार हूँ। लेकिन यही चीज़ इंग्लिश में यदि आई एस बनाए या इनडायरेक्ट स्पीच में बनाए तो ही सेड दैट किसके लिए आया, की के लिए। अब आई का जो होता है, ये आई उसने के अनुसार बदल जाता है, लेकिन हिंदी में नहीं होता। हिंदी में डायरेक्ट आई ही रहता है, की के बाद भी ये मैं ही बना रहता है। लेकिन अंग्रेजी में ये जो आई होता है, ये आई अकॉर्डिंग टू ही चेंज। तो ये आई ही के रूप में चेंज होकर फिर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये ही यहाँ पे आ गया। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये कैसे चेंज होता है, ये रूल आगे पढ़ेंगे। अभी तत्काल आप इतना समझिए, ये आई ही के अनुसार ही बन गया, आई ही के अनुसार ही बन गया। अब और ये एम का मतलब ये प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस में बन गया, यानी एम का वॉज बन गया, रेडी के रेडी। तो इस तरीके से ये पर्सन भी चेंज हो गया, और ये टेंस जो एम इज आर वाला टेंस था वो चेंज होकर आ गया पास्ट टेंस में, वॉज वर वाला में आ गया। तो पर्सन और टेंस दोनों चेंज हो गया, इन्वर्टेड कोमा भी हट गया, और इसके बाद यह दैट लग गया की के बदले। और ये कैसे चेंज हुआ इसको आगे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अभी तत्काल इतना ही समझिए आप, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो अब इसमें हिंदी में देखिए कि मैं उसने के अनुसार उसने नहीं हुआ, मैं ही रहा। लेकिन इंग्लिश में आई ही के अनुसार ही बन गया, और एम के बदले वॉज हो गया। यहाँ हूँ ही है, लेकिन यहाँ वॉज आ गया। वॉज मतलब थी होता है, था वाज वेयर आ गया, और रेडी। इस तरीके से ये अंतर है। तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश में बहुत अंतर है। हम कई बार समझते हैं कि हिंदी पढ़ेंगे और हूबहू उसी का ट्रांसलेशन बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश वो मीनिंग के अनुसार चलता है और उसके हिसाब से रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ हिंदी में लिखा है वही चीज़ हूबहू इंग्लिश में हो, हूबहू नहीं होता है। लेकिन एक ग्रामर का रूल होता है, उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। तो ये ग्रामर का रूल के हिसाब से ये सही है। जैसे कि एक हम बताए थे, जैसे एक लड़का है, तो इसको यदि ए बॉय इज़ लिखें तो ये गलत होगा, क्योंकि हिंदी में एक लड़का है, तो ये हिंदी में चलेगा कि एक लड़का है। अगर कह देंगे हिंदी में ये सेंटेंस एक लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटेंस सही है। लेकिन इंग्लिश में ए बॉय इज लिख देंगे, इसका हूबहू ट्रांसलेशन, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसको क्या बनाएंगे, देयर से प्रयोग करेंगे। याद होगा आपको देयर वाला जो पढ़ाए हैं, देयर इज ए बॉय। तो इस तरीके से इंग्लिश में अंतर हो गया। अब कोई अगर कहे कि हूबहू वर्ड का वर्ड ट्रांसलेशन करें, तो ये नहीं होता है। हमेशा उसमें कुछ अंतर भी होता है और हूबहू भी होता है, लेकिन अधिकांशतः कई जगह अंतर हो जाता है। जैसे कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, यहाँ अंतर हो जाता है। तो इसलिए आप हिंदी पे उतना ध्यान न दें, हिंदी सिर्फ समझिए कि इसका मतलब क्या है, और मतलब समझ के फिर इंग्लिश में अपने आप को सेट करिए, तो ज़्यादा बेटर होता है। बहरहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से दो सेंटेंस हो गया। उसने कहा मैं तैयार हूँ, उसने कहा कि मैं तैयार हूँ, तो की के बदले दैट आ गया, और ही का आई ही के अनुसार ही बन गया, और एम वॉज बन गया, रेडी रह गया। आगे और भी चेंज होता है, चेंज का धीरे धीरे रूल पढ़ेंगे नरेशन का पूरा डिटेल में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से छोटा सा अंतर है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। अब ये तीनों पर्सन लोग को डिलीट कर दें, अपना बात करते रहेंगे, अंदर बोर्ड पे नहीं रहेंगे, डिस्टर्ब होगा। बहरहाल तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसको भी हटा देते हैं ताकि जगह रहे। अब देखिए एक और सेंटेंस लीजिए। मान लीजिए
मोहन ने मुझसे कहा, मोहन ने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त हो। मोहन सेड टू मी, क्या कहा, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। देखिए मोहन इसको आप मोहन टोल्ड, सेड को क्या कर दिए, टोल्ड बना दीजिए। और जैसे सेड को टोल्ड होता है, टेल में टेल या टोल्ड होता है तो ये टू हट जाता है, फिर मी आ जाएगा। इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमा यदि हटेगा तो क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। याद रखिए इन्वर्टेड कोमा हटता है तो दैट आ जाता है, ये नियम है। और यू है, आई रहता तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता, लेकिन यहाँ यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये अभी रूल पढ़ेंगे, अभी बस इतना ध्यान में रखिए कि फर्स्ट पर्सन यदि रहता, आई वी रहता तो यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता, और यहाँ पे यदि सेकंड पर्सन है, यू है, तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। बस इतना ही अभी ध्यान में रखिए, इसको आगे हम लोग समझेंगे। तो अब यहाँ मोहन है और यहाँ मी है, तो यू मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। आई क्यों होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट मेन प्रीपोजिशन है तो आई हो जाएगा। तो आई वॉज क्या होगा, आर है, आर पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट टेंस में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पास्ट सेड है, मतलब पास्ट टेंस में बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे पास्ट टेंस हो जाएगा। तो वॉज, माई मतलब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मोहन का फिर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे इस रूप में हो जाएगा हीज फ्रेंड, इस तरीके से FRIEND फ्रेंड, और कोमा हट जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा ये। तो माई का यहाँ मोहन के हिसाब से हीज हो जाएगा, माई के रूप में, याद रखिएगा। इसमें हम लोग पढ़े थे हम लोग एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव का एक प्रकार है ये। तो इस तरीके से चेंज होता है। अब ये कैसे कैसे चेंज होता है इसको आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बहरहाल अभी इतना ध्यान रखिए कि ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, ये पहला वाला डायरेक्ट स्पीच हुआ और ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। यानी मोहन सेड टू मी, मोहन ने कहा, क्या कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो। तो इस तरीके से ये कॉमा में जो वर्ड कहा है, ये हूबहू वही वर्ड कहा है जो कि मोहन से कहा गया है। मोहन सेड टू मी मतलब मुझसे मोहन कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी मोहन जो बात कहा है मुझसे वो हूबहू वही वर्ड है जो यू आर माई फ्रेंड ये सेंटेंस के अंदर है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। ठीक वही शब्द मोहन हमसे कहा है, तो ठीक उसका बात उठा के हम यहाँ पे वाक्य में रख दिए। और वही चीज़ जब अपने लैंग्वेज में कहेंगे तो यहाँ यू के बदले आई आ जाएगा। यानी मोहन टोल्ड मी, मुझसे मोहन कहा, क्या कहा, कि मैं, यानी अब हम अपने हिसाब से कह रहे हैं कि मैं वॉज हीज फ्रेंड। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बहरहाल अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, लेकिन एक एक रूल है, इसका रूल के हिसाब से चेंज हुआ है। ये सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, फिर टेंस कैसे चेंज हुआ, फिर अदर कोई पार्ट्स रहता तो वो कैसे चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आगे हम लोग पूरे एक एक चीज़ डिटेल में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेंटेंस ना पढ़ के अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस मान लीजिए लिखते हैं, क्या लिखें, ही आस्क्ड मी आर यू इल। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव के रूप में है, तो ये कैसे चेंज होगा, तो अभी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, अब इसके बारे में पढ़ना है। ठीक, अब इसमें देखिए, अब इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पहचानिए ये इंट्रोगेटिव। चलिए इसको भी बना सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, एक नंबर देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब जब
ये जो आस्क्ड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो है इसके बाहर वाला जो पार्ट है इसमें सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगा है वही क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी आस्क्ड। याद रखिए आस्क्ड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, इतना याद रखिएगा। 2 नंबर में याद रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो इन्वर्टेड कोमा का अंतर्गत रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी RUL, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितना भी सेंटेंस रहेगा, जितना लंबा, वो सारे सेंटेंस को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इतना याद रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर में जो पार्ट है सेंटेंस का, तो उसमें जो सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब लगा है वो वर्ब को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। माने आप इतना याद रखिए, एकदम दिमाग में छाप लीजिए, इसको टाइपिंग मशीन से टाइप कर लीजिए और बिल्कुल एकदम इसको सुरक्षित तरीके से दिमाग में इस तरीके से सेट कर लीजिए कि कभी डिलीट ना हो। अब देखिए 3 नंबर में देखिए क्या है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, अब यहाँ पे वर्ब किसका, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कौन है, ये है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, URL। URL क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और इसका वर्ब यानी R यहाँ क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब हो गया। यानी एक वर्ब याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर यानी जो पहला भाग है इसमें जो वर्ब लगा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत है वो रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और स्पीच में जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो उसको वर्ब के रूप में यहाँ पे R है, ये R कहलाया वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये 3 चीज़ एकदम दिमाग में एकदम गाड़ लीजिए, छाप लीजिए एकदम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब डायरेक्ट नरेशन से, अब इतना चीज़ याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस है उसमें 3 चीज़ होता है, रिपोर्टेड वर्ब जो पहला वाला होता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, और इसके बाद वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यानी R। ये कोमा के अंतर्गत जो वर्ब है उसको R कहते हैं। इतना चीज़ आप याद रखिए, अगर हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कई बार हम समझा दिए। वैसे जनरली हम एक ही बार लेकर चलते हैं, लेकिन डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत चीज़ क्लियर होता है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो वीडियो आप स्पीड करके देखें, क्या दिक्कत है। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अभी हम लोग जो बताए हैं वो आगे यूज होगा, इसलिए याद रखिएगा, उसको याद रखिएगा। अभी कुछ रूल पढ़ते जा रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो इसको बदलने के लिए जनरल और स्पेशल कुछ रूल है, ठीक, याद रखिएगा। और इसमें पहला नंबर क्या रूल है, चेंज ऑफ पर्सन। अब देखिए यहीं पे आ गया, जैसे वहाँ पे हम आई को क्या बदल रहे थे, ही बदले थे पहले वाला में, यू को क्या बदले थे, आई में बदले थे, मी का आई बनाए थे। इस तरीके से जो वहाँ बनाए थे ना, वो वही चीज़ है जो दूसरे यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज जो कर रहे थे, तो वही उसी के बारे में बता रहा है कि चेंज ऑफ पर्सन, ठीक, चेंज ऑफ पर्सन पहला नंबर। दूसरा नंबर में देखिए चेंज ऑफ टेंस, यानी ईज का जो ईज का वॉज हम लोग लगाए थे, ये जो चेंज किए थे प्रेजेंट से पास्ट टेंस जो किए थे, तो वही कहा जाता है चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा नंबर में आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अदर पार्ट्स में भी, जैसे हियर है, हियर का क्या होता है, दियर, टुडे का दैट डे।
बहरहाल ये सब आगे पढ़ेंगे तो इसका पूरा एक समझाने के लिए भी बता दिए, इसका पूरा एक टेबल आता है, वो टेबल हम लिखेंगे और आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं और कोई भी ग्रामर और कोई भी ट्रांसलेशन किताब में आप देख सकते हैं उसको। तो इस तरीके से ये चेंज होता है, इसी को बोलते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अदर स्पीच का जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है वो कैसे चेंज होता है उसके बारे में है। यानी पहला क्या चेंज होगा, पर्सन, दूसरा टेंस, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज होगा, यही 3 चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं पहला पे, चेंज ऑफ पर्सन। इसको डिलीट करते हैं। रूल एकदम दिमाग में बैठाते जाइएगा, हो सके तो कॉपी में लिखते जाइएगा, ज़्यादा रूल नहीं है, बस 3-3 4-4 लाइन का रूल है। अगर कॉपी में लिख लेते हैं तो और बढ़िया, इससे एक सहूलियत हो जाएगा। अब देखिए, अब पहला रूल क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। तो अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसी में याद रखिएगा 123/SON, सन, एक तरह सन मतलब बेटा होता है, 123/सन, ये याद रखिएगा। 123 याद रखिए। अब इसको जैसे याद रखिए, 123/सन याद रखिए, 123 SON याद रखिए, SON अपॉन 123, ऐसे करके जो आपके इच्छा हो, सहूलियत हो, उस तरीके से याद कर लीजिए। और इसी के हिसाब से चेंज ऑफ पर्सन होता है। अब 1 क्या है, 1 क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। 2 क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। थर्ड क्या है, 3 क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक, अब S क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। O क्या है, ऑब्जेक्ट है। N क्या है, N क्या है, नो चेंज। बस इसको याद रखिएगा, नो चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन याद रहेगा तो नो चेंज होगा। तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा। इसको एक तरह से, ये भी एक तरह से टेबल ही बन गया, थोड़ा ज़्यादा घना हो गया, ज़्यादा क्लोज हो गया, शायद बुझाए ना बुझाए, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इतना याद रखिएगा। अब इसमें याद रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। वो जो चेंज होता है, याद रखिएगा, वो सिर्फ पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में। ठीक, पास्ट टेंस में। यदि प्रेजेंट टेंस हो एंड फ्यूचर टेंस हो तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। क्या चेंज नहीं होता है, ये पर्सन जो चेंज हो रहा है, ये टेंस जो चेंज हो रहा है, इस तरीके से ये सब चेंज नहीं होता है। ठीक, इतना याद रखिएगा। टेंस मतलब ये टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। टेंस क्या चीज़ में, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। इनडायरेक्ट बदलते समय टेंस परिवर्तित नहीं होता है। कब, याद रखिएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ठीक, इसका रूल थोड़ा सा टफ है, बशर्ते एक एक बार ध्यान से देखते जाएं। तो ये 1 नंबर हो गया। एक तरह से इसको 1 नंबर रूल मान लीजिए कि जहाँ प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, उसमें नो चेंज होता है, पास्ट टेंस में चेंज होता है। कौन, टेंस। और दूसरा नंबर में देख लीजिए कि इन्वर्टर कोमा के भीतर अगर कोई सेंटेंस रहता है उसको असर्टिव में लिखते हैं, असर्टिव में लिखते हैं। असर्टिव रहता है तो वैसे में इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट देते हैं। तो दैट वाला तो हम उस समय पढ़ भी किए कि कोमा का हटा कर क्या लिखते हैं, इसके बदले दैट, कोमा को हटा के दैट लिखते हैं। असर्टिव सेंटेंस यदि अंदर आता है तब असर्टिव सेंटेंस। अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव रहेगा तो फिर उसका रूल अलग आएगा। इंट्रोगेटिव पे आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम लोग समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस यदि है तो वैसे में इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। इतना याद रखेंगे आप। 3 चीज़, प्रेजेंट फ्यूचर है तो वहाँ नो चेंज होगा, ये सिर्फ पास्ट में चेंज होगा, ये 1 नंबर हो गया। और 2 नंबर में असर्टिव सेंटेंस रहे तो असर्टिव सेंटेंस रहे क्या चीज़ में, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट से उसको जोड़ देते हैं। ठीक, और तीसरा नंबर याद रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहे तो ऑब्जेक्ट के रूप में यदि रहे तो वैसे में टेल लिख देंगे इसको,
टेल या टेल्स या टोल्ड, यानी से, सेड, सेड रहे तो वैसे में अगर उसका ऑब्जेक्ट भी रहे तो वैसे में इसको क्या कर देते हैं, टेल, टेल्स, टेल्ड। और इसके साथ जो टू लगा रहता है सेड, सेड के साथ, वो टू नहीं लिखेंगे, टू को हटा देंगे। ठीक, इतना याद रखेंगे आप। तो बहरहाल अभी ये आप लोग को लग रहा हो कि ये क्या क्या लिख दिया, क्या क्या बोलते जा रहा है, लेकिन जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये याद आएगा कि हाँ इसी के अनुसार चेंज हो रहा है। तो अब हम लोग सेंटेंस में आ जाते हैं। इतना रूल हो गया। इसको आप अगर लिख लिए होंगे तो लिख सकते हैं, जो जैसे अभी हम डिलीट करने से पहले लिख रहे थे, तो आप इसको वीडियो को पीछे करके लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए सेंटेंस, जैसे तुम कहते हो कि मैं बीमार हूँ, तुम कहते हो कि मैं बीमार हूँ, हिंदी में लिख दिए, समय लगता है एक्स्ट्रा। तो इसको क्या लिखेंगे, ही सेज आई एम बीमार, आई एम इल। ठीक, अब देखिए इसको बनाना है या तुम का ही कैसे लिख दिए, चलिए तुम का हुआ बना देते हैं वह, ही सेज आई एम इल, तो ही का ही हो जाएगा। से का क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो से रहने देंगे। ठीक, अब दैट लगा देंगे। दैट क्यों लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा, हम लोग पढ़े थे वहाँ कि इन्वर्टेड कोमा हो तो उसके बाद दैट लगा देंगे। आई, तो आई यहाँ सेज है, सेज का मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में। अगर प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में रहेगा तो उसमें टेंस चेंज नहीं होगा, यानी आई एम है तो ये वॉज वेयर में चेंज नहीं होगा, इतना पक्का हो गया। और लेकिन ये आई जो है, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के अनुसार, तो यहाँ ही हो जाएगा। और एम का जो वॉज होता था, वॉज ना होके ईज हो जाएगा। ईज क्यों हो जाएगा, ही के अनुसार ईज लग जाएगा, ही के अनुसार ईज लगेगा, आई के अनुसार आई एम लगा है, उसी तरह ही के अनुसार ईज लगेगा, लेकिन टेंस वही रहेगा। एम और ईज किस में प्रयोग होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज होता है तो वही ही ईज भी रह जाएगा और इसके बाद इल हो जाएगा। इस तरीके से हो गया, ही सेज दैट ही इज इल, ही सेज आई एम इल, ही सेज दैट ही इज इल, इस तरीके से। अब इसके बाद और बनाइए, जैसे द चिल्ड्रेन से वी आर हंग्री, मान लीजिए हंग्री लिख दीजिए, हंग्री मतलब भूखे हैं। बच्चे कहते हैं कि हम लोग भूखे हैं, क्या होगा, द चिल्ड्रेन से, यहाँ टेल टोल्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ से है। से क्यों है, सेज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ चिल्ड्रेन है, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ यहाँ हमेशा V1 लगेगा। अब इन्वर्टेड कोमा में है ये, तो इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, दैट। और वी है, वी, आई वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा, द चिल्ड्रेन है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। और यहाँ पे से है यानी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, यानी आर है तो आर ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही होगा, यानी आर के बदले यहाँ आर ही हो जाएगा। आर क्यों होगा, क्योंकि दे के साथ आर लगता है, अगर ही रहता है कोई और रहता है तो ईज लगता है, या कोई और रहता है तो उस हिसाब से लगता, लेकिन दे के साथ आर लगेगा। और इसके बाद हंग्री। ठीक, द चिल्ड्रेन से वी आर हंग्री, द चिल्ड्रेन से दैट दे आर हंग्री। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, और जैसे बोर्ड भर गया क्या, एक सेंटेंस और हटेगा। जैसे शिवानी कहती है कि मैं एक गरीब लड़की हूँ, शिवानी सेज आई एम पुअर गर्ल। ठीक, ये शिवानी के लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि आई एम पुअर गर्ल, कौन बोल रही है, शिवानी, सेज। तो याद रखिएगा शिवानी की शिवानी हो जाएगा इनडायरेक्ट में भी,
शिवानी सेज, टेल में टेल्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। और से टेल्स नहीं होगा, टेल्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा नंबर की ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए एस भी लगा हुआ है। शिवानी ये क्या है? ये क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर है तो इसलिए यहाँ पे V5 लगा है, सेज लगा है, तो सेज का सेजे रह जाएगा। प्रेजेंट टेंस में इसे पढ़ाएं पूरा डिटेल। और इसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। और आई किसके हिसाब से नहीं होगा? शिवानी के हिसाब से यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? सी, याद रखेंगे, शी बोलते हैं, लेकिन लफ्ज़ पे जो बैठे रहता है वही आ जाता है कई बार सी। तो इस तरीके से शी आ गया, सी, और एम का क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा, यानी सी इज पुअर गर्ल। इस तरीके से ये बनेगा, ठीक। इन्वर्टेड कोमा हट गया, यानी शिवानी सेज आई एम पुअर गर्ल, शिवानी सेज दैट सी इज़ पुअर गर्ल। इज लग गया सी के हिसाब से और यहाँ एम लगा आई के हिसाब से। तो ये कुल मिला के जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है। ये कुल मिला के ये जो सेंटेंस है क्या चीज़ में है? प्रेजेंट टेंस में है यहाँ भी, और उसी तरह ये भी प्रेजेंट टेंस में ही रह गया। तो ये हुआ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग समझे एक स्टेप। अब आगे के कुछ सेंटेंस देखते हैं। इसी तरह धीरे धीरे एक एक सेंटेंस जो बना रहा है उस एक एक सेंटेंस के आधार पर और भी आप अपने से क्रिएट कर करके ज़रूर कॉपी में बनाएं और बोलें। लिखना देखिए, स्पोकन इंग्लिश नाम लिखा हो स्पोकन, भले स्पोकन इंग्लिश कहिए या रिटर्न कहिए, एक ही बात है। रिटर्न और इंग्लिश अगर लिखने जानते हैं तो बोल भी सकते हैं, बोलते नहीं जानते हैं तो लिख भी सकते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है बोलने लिखने में। बाद बाकी हम लोग हिंदी बेल्ट वाले हैं तो वो एक ही लगभग रहता है, जानेंगे तभी बोलेंगे, और तब जब बोलेंगे तभी लिख पाएंगे, जब लिख पाएंगे तब तभी बोलेंगे। दोनों एक दूसरे के एक तरह समझिए कि जुड़ा हुआ चीज़ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझे? चेंज ऑफ पर्सन के बारे में पढ़े। अब चेंज ऑफ टेंस के बारे में पढ़ते हैं 2 नंबर में। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे थे। पर्सन में क्या था? 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। तो थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हम लोग पढ़े। पहला वाला नियम है चेंज ऑफ पर्सन। अब दूसरा नियम क्या पढ़ते हैं? चेंज ऑफ टेंस। टेंस कैसे चेंज होता है याद रखिए, इसका टेबल याद रखिएगा। अगर सिंपल टेंस रहे तो ये चेंज होता है सिंपल पास्ट में, याद रखिएगा। टेंस कब चेंज होता है? जब पास्ट टेंस में हो, ओनली पास्ट टेंस। यदि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहता है, जो हम शुरू में पढ़ाए थे ना, रिपोर्टिंग वर्ब यदि सिंपल पास्ट टेंस में रहता है तब वैसे में टेंस चेंज होता है। और तो अब कौन टेंस में चेंज होता है? सिंपल टेंस यदि रहेगा तो ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, याद रहेगा। और इसके बाद यदि मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट है, ये क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। ये तो एक ही लिख दिए ना। और सिंपल कंटिन्यूअस हो जाएगा दूसरा टेंस। ये परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये ठीक, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। ये 4 चीज़, यानी सिंपल तरीके से आप समझिए कि जो प्रेजेंट टेंस का चारों नियम है वो ठीक क्रमशः कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल पास्ट में वो चेंज होगा। सिंपल टेंस है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट में हो जाएगा।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी लगातार जो कर्मशः है उसी तरह एक दूसरे के में चेंज हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये एक नंबर रूल है। अब दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए सिंपल पास्ट हो, हम तो प्रेजेंट है पास्ट में सबको लेके जा रहे थे, अगर मान लीजिए पहले ही से पास्ट हो, पहले से ही क्या हो, पास्ट हो, तो सिंपल पास्ट रहे तो उसको क्या कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, इसको क्या चीज़ में करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक। और इसके बाद पास्ट परफेक्ट हो, यदि पास्ट परफेक्ट हो यानी तीसरा हो, इसको नो चेंज, याद रखिएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो इसमें भी नो चेंज। यानी ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि सिंपल रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर सिंपल पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत यदि पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो दोनों का क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। ये याद रखिएगा। ये दो चीज़ हो गया। पहले हम लोग क्या पढ़े कि प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, सिंपल प्रोग्रेसिव हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और अगर पहले से ही सिंपल पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज होता है। तो ये टेंस अगर यदि पढ़े होंगे तो ये बड़ा डिटेल समझ में आएगा और साफ साफ समझ में आएगा। बहरहाल फिर भी हम समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। एक बार ना समझ में आए, 2 बार 3 बार देखें, स्पीड के वीडियो देखें, लेकिन देखें ज़रूर इस तरीके से। और जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए हिंदी हम सीख रहे हैं तो हिंदी में कोई कहे ये क है, ये का है, ये की है। अब कोई कहे ये की क्यों है तो इसका कहीं जवाब नहीं मिलेगा। उसी तरह ये एक तरह से नियम है। नियम इसी तरह होता है तो होता है, उसको आप दिमाग में छाप लेना है। क का की कू कू के को का कंका कक। अब अ आ इ ई उ को कोई कहेगा अ आ इ ई ही क्यों होता है, पहले ई क्यों नहीं होता है, या ऊ पहले क्यों नहीं होता, तो इसका कोई उत्तर नहीं मिलता। उसी तरह जो मूल बुनियादी चीज़ होता है वो हमेशा नियम वही होता है, उसको उसी तरीके से दिमाग में हम लोग बैठाते हैं तभी आगे समझ पाएंगे। तो ये मूल नियम है, इसको आप उसी तरह डायरेक्ट बैठा लीजिए। जब 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आप पूर्ण तरीके से क्लियर हो जाएंगे और पूरा समझ में आने लगेगा। अब इसमें चेंज एक चीज़ और करना है। जैसे ये तो हम लोग टेंस चेंज किए, जैसे कुछ एक्स्ट्रा जैसे रहे, जैसे सैल रहे, विल रहे, तो ये क्या चीज़ में चेंज होगा, ये भी तो चेंज करना है। ये चेंज हो जाएगा शुड। सैल क्या चीज़ में चेंज होएगा, शुड एक बार हम पहले भी समझाए थे, लेकिन उस समय नरेशन नहीं पढ़ा रहे थे और बताए भी थे टेंस में, शायद ये सिंपल टेंस में सिंपल सेंटेंस में पढ़ा रहे थे, उसी में सैल शुड में चेंज होता है। तो ये नरेशन अब समझ आ गया। देखिए इसका सेंटेंस जब बनाएंगे क्लियर होगा। सैल का शुड, विल का वुड, ये भी बताए थे, विल का वुड में चेंज होता है। और कैन यदि है तो ये क्या चीज़ में होता है, कुड। ये सब एकदम दिमाग में छाप लीजिए। ये बिल्कुल जैसे हिंदी का क ख ग घ होता है, काका की कुकू के कै कोका उका होता है, और आ ई होता है, उसी तरह ये है नरेशन का। मे है तो मे का क्या हो जाएगा, माइट। मे का माइट। एम इज आर, इसका क्या हो जाएगा, वॉज वर। और इसके बाद हैव या हैज हो, इसका क्या हो जाएगा, हैड। इसके बाद हैड यदि पहले से हो, इसका क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन। और कुड यानी जो यहाँ चेंज होके आ रहा है, कुड, शुड, आशा है कि ये दिख रहा होगा शायद, शुड और वुड हो तो ऐसे में, या माइट हो, ये तो पूरा यहाँ तक आ गया। तो ये नो चेंज, जनरली नो चेंज, नो चेंज। यानी ये नीचे वाला है, याद रखिएगा, कुड, शुड, वुड, माइट हो यदि
तो ऐसे में इसका नो चेंज होता है। तो इतना याद रखिएगा, सैल विल का शुड वुड, कैन का कुड, मे का माइट, एम इज आर रहे तो वॉज वर, और हैव हैज रहे तो हैड रहे, हैड का हैड बीन। अब देखिए ना, यहाँ जो हम अभी सेंटेंस पढ़ा है ना, सेम वही चीज़ मिलाइए। सैल शुड का शुड वुड याद रखिएगा, कैन का कुड हम बताए थे, कैन का पास्ट होता है कुड, सकता है सकता था तो था में कुड लगता था, मे माइट भी लगता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बाद बाकी आप हमेशा याद रखिएगा माइट का यहाँ प्रयोग हमेशा पास्ट के लिए किया जाता है, मे का पास्ट माइट। एम इज आर वर ये प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, पास्ट में वॉज वेयर का प्रयोग किया जाता है। आ गया, जो हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे, प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट बना रहे थे तो वॉज ओवर हो गया। हैव एज, हैव और हैज है, हैव हैज का हैड, हैव हैज क्या चीज़ में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, तो उसी का फिर जब पास्ट में जाएगा तो हैड हो जाता है, हैव हैज का हैड हो जाता है ये पास्ट में। और पास्ट में यदि पहले से हैड है, हैड का प्रयोग कहाँ होगा, पास्ट में होगा, और पास्ट में हैड पहले से है तो हैड भी लग जाएगा। यानी हैड कहाँ प्रयोग होता है, पास्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा हैड बिन का प्रयोग। और कुड शुड वुड हो तो उसमें नो चेंज होता है। तो इस तरीके से इसको भी एक तरह से जितना हो सके समझिए और रट लीजिए। तो अब इसके बाद अब हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये जो भी नियम लिखे, पहले तो यही लग रहा होगा कि ये क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है, क्यों का कोई जवाब नहीं है, इसको यही इसी तरह होता है तो होता है, क्योंकि ये समझने वाला चीज़ ही नहीं है, इसी तरीके से होता है। जितना हो सकता है हम समझाने का प्रयास किए हैं। अब जब हम लोग रूल बनाएंगे सेंटेंस, तो इसी रूल, ये बुनियादी रूल है, बुनियादी जो नियम होता है उसका कोई रूल कोई समझाने का उसमें बात नहीं होता। तो जो ये अब यही बुनियादी रूल के हिसाब से आगे का सेंटेंस बनेगा। अब जब बनेगा तो उसमें और ये क्लियर होते जाएगा। अगर कॉपी में लिख लिए होंगे, बोर्ड अब छोटा बोर्ड है इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं एक बार में लिख सकते, तो डिलीट करना पड़ता है। आप बशर्ते यदि हो सके तो पीछे वीडियो करके आप इसको कॉपी में लिख भी सकते हैं, और इसके बाद जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आप कॉपी में देखेंगे तो साफ साफ समझ में आएगा। बशर्ते यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, जैसे उसने कहा कि मैं तैयार हूँ, इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही सेड आई एम रेडी। अब आ गया वो सेंटेंस जो हम लोग पहले बनाए थे, सेड, यानी अभी तक इससे पहले जो अभी हम लोग बनाए चेंज ऑफ पर्सन में, टेंस में, ये टेंस वाला आ गया, ये प्रेजेंट जो पर्सन बना रहे थे उसमें केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाए थे, इसीलिए यहाँ पे चेंज टेंस नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे सब चीज़ चेंज हो जाएगा। अब सेड क्या है, पास्ट टेंस में है, तो ही का ही रह जाएगा, और सेड का सेडे रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ये इन्वर्टर कोमा है, इन्वर्टर कोमा का बदले दैट लग जाएगा, दैट। आई क्या चीज़ में चेंज होगा, ही, और ही यहाँ पे आ जाएगा, यानी ही हो जाएगा। और ही के हिसाब से एम क्या में बदल जाएगा, ईज में बदल जाएगा, रेडी। ठीक, इस तरीके से हो गया। ही वॉज, ओ ईज नहीं लगेगा, ईज तो प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट टेंस ये, और ये भी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज होगा तो यहाँ पे वॉज लग जाएगा। देखिए ये मिस्टेक है, वॉज। ठीक, क्योंकि यहाँ टेंस भी चेंज होता है। क्यों टेंस चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में वर्ब है। पास्ट टेंस में यदि वर्ब रहे तो ये चेंज हो जाता है। यही प्रेजेंट रहता तो यहाँ पे चेंज नहीं होता, प्रेजेंट दोनों रह जाता है, लेकिन यहाँ पे पास्ट है इसलिए यहाँ प्रेजेंट से पास्ट हो जाता है। तो ये हो गया सेंटेंस। और सेंटेंस लेते हैं, और सेंटेंस लेके जितना ही बनाएंगे उतना ही साफ होगा माइंड में। तो जैसे राम ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वाह, राम सेड टू मी। अब ये देखिए ये पूरा सेंटेंस है, सेड टू मी क्या कहा भाई, आई लव यू। ठीक, इस तरीके से। कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया है क्या, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। बहरहाल देखते हैं आगे। राम सेड टू मी आई लव यू। देखिए राम का राम ही हो जाएगा, राम सेड। अब सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट है इसीलिए सेड क्या में हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा। टोल्ड क्यों, क्योंकि सेड है, सेड पास्ट में है तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड टू हट जाएगा, टेल के साथ टू नहीं लगता है, मी। इन्वर्टर को हटेगा, दैट लग जाएगा। आई राम के हिसाब से यहाँ प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। जब प्रोनाउन पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल ये आई भी
पढ़ाएंगे कि ये कितना प्रकार का होता है। बशर्ते अभी इतना समझिए कि आई यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, तो राम के बदले जो ही में आएगा यही आएगा, तो ही यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा। और लव का इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लव्ड हो जाएगा। लव्ड यू किसके हिसाब से, ये यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। इस तरह का सेंटेंस पूरा हुआ। अब देखिए, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ही लव्ड यू, मैं तुमसे प्यार किया। अब यहाँ ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, और ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है। ये लव यू है, ये लव्ड यू, ये लव्ड मी हो गया, यानी पास्ट टेंस में हो गया, तो टेंस चेंज हो गया। बहरहाल आगे और एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे सीता ने कहा कि मैं तैर सकती हूँ। सीता ने कहा, यानी सीता सेड, सीता ने कहा, मान लीजिए किससे कहा भाई, सीता सेड टू यू, मान लीजिए कि आपसे कहा। सीता ने आपसे क्या कहा भाई, कि मैं तैर सकती हूँ। आई एम कैसे होगा, आई कैन स्विम, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, ये हो गया इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच में। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, सीता का सीता लिख दीजिए। सेड यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। टू नहीं लगेगा, टेल के साथ टू नहीं लगता है, तो यू। इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट। आई किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता के बदले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कैन, अब ये कैन क्या है, प्रेजेंट टेंस, ये कैन का पास्ट टेंस में, पास्ट इनडायरेक्ट में क्या चेंज हो जाता है। अगर यहाँ सेड का टोल्ड हो रहा है, तो हम अभी पढ़े हम लोग, कैन का कुड हो जाता है, सैल का सूड, विल का वुड, उसी तरह कैन का कुड, मे का माइट, स्विम। बस हो गया। अब इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे दिमाग में जब बैठ जाएगा, तो आपको लगेगा हाँ नरेशन तो बहुत हल्का है, लेकिन अभी जब नया आप पढ़ रहे होंगे तो उस समय लग रहा है बाप रे बाप, कहाँ से कहाँ कितना चेंज हो रहा है। शुरू में हम लोग भी पढ़ते थे तो लगता था एगो नियम यहाँ समझे तो यहाँ चेंज किए तो यहाँ भुला गए, यहाँ भुला गए तो यहाँ चेंज किया, अब समझ में आता कहाँ कहाँ चेंज करें। अभी तो और आगे आएंगे तो मतलब और सारा चीज़ चेंज होते जाएगा। तो इस तरीके से जब धीरे धीरे शुरू से बैठाते जाएंगे दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो शुरुआती में थोड़ा सा नहीं भी समझ में आ सकता है, तो ऐसे में वीडियो को दोबारा देखें। जब दोबारा देखें तो आपको बड़ा साफ साफ दिखेगा, तिबारा देखेंगे और साफ दिखेगा, 2 बार 3 बार में तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ कन्फर्म है। इसलिए आप ज़रूर देखें। अब देखिए और एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ जा रहा हूँ। ही, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ भाई, टू यू, तुम्हारे पास, ठीक, तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ या तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आई एम गोइंग टू यू। तो इसको बनाते हैं, ये क्या हुआ, डायरेक्ट नरेशन में हो गया। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, ही सेड का टोल्ड, टू हट जाएगा, मी आ जाएगा, और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, दैट। आई किसके अनुसार, ही के अनुसार, ही हो जाएगा, यहाँ पे छोटी में हो जाएगा, बीच में है ना, ही। एम है, अब एम क्या है, प्रेजेंट टेंस है, एम का क्या हो जाएगा, यहाँ ही के अनुसार इज के, और पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, ही के साथ वॉज, ही वॉज गोइंग टू यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी आ जाएगा यहाँ पे, यानी मी। बस, ही वॉज गोइंग टू मी, इस तरीके से ये बन गया। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू यू, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मी। इसको देखिए, अगर बोलने का भी है तो इस तरीके से बोलेंगे, ही सेड टू मी, अब कोमा रुकेंगे, he said to me I am going to you, he said to me I am going to you। इसको डायरेक्ट बोलेंगे, he told me that he was going to me, यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि कोमा बीच में नहीं है ना, डायरेक्ट एक बार हम पढ़ेंगे इसको।
ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मी, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू यू। इस तरीके से तेजी में पढ़ेंगे तो और साफ होगा और धीरे धीरे लफ्ज़ पे बैठेगा। अब एक चीज़, और ये सेंटेंस हो गया, अब इसको हटाते हैं। एक छोटा सा एक चीज़ समझिए आप, ना हो गया। अब आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे यदि तो साफ होगा। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो ये नो चेंज होता है, इतना याद रखिए। यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो नो चेंज होता है। अब इस सेंटेंस में देखिए तो आपको साफ समझ में आएगा। जैसे पापा ने कहे कि पृथ्वी गोल है, फादर, द फादर सेड, पापा ने कहा, सेड द अर्थ इज राउंड। ठीक, फादर सेड, कहा, क्या कहा, द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड क्या है, पृथ्वी गोल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सही बात है। तो ऐसी स्थिति में चेंज नहीं होगा। अब देखिए क्या चेंज नहीं होगा, द फादर सेड, दैट लगा देंगे। ठीक, दैट द अर्थ इज राउंड, डायरेक्ट जैसे है उसी तरह लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक, क्यों चेंज नहीं करेंगे, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड दोनों में वही हो जाएगा। यहाँ वॉज नहीं करेंगे, यहाँ सेड रहने के बावजूद भी वॉज नहीं करेंगे। क्यों, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम बताए थे ना कि टेंस चेंज होता है टेंस, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन में चेंज होता है। तो एक एक्सेप्शन है ये यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जहाँ हो वहाँ चेंज नहीं होता। द अर्थ इज राउंड तो वही हो जाएगा। जैसा और सेंटेंस देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मोहन कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है, क्या हो जाएगा, मोहन सेड, क्या कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये सब जानता है कि सन राइज कहाँ करता है, इन द ईस्ट में, पूरब में ही सन हमेशा उगता है, ये सब जानता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में मोहन, सेड का सेड ही हो जाएगा, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ दैट से दैट लगा, इन्वर्टर को हटाएंगे, दैट लगा देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, सिर्फ द सन राइजेज इन द ईस्ट, बस। जैसे कि शिक्षक ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। देखिए कितना अच्छा ये सेंटेंस है। अब यहाँ डबल सेंटेंस लगेगा ना, इसको डिलीट कर देते हैं। एक और सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का ले लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षक ने क्या कहा भाई, द टीचर सेड, क्या कहा, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, नाटक को बंद। इसका क्या हो जाएगा, द टीचर, चलिए लिखिए देते हैं, टीचर सेड का सेड हो जाएगा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सही बात है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो इसलिए डायरेक्ट वही लिख देना है। इसमें इज को वॉज नहीं बनाना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ऊपर है सेम टू सेम वही हो जाएगा। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ है, याद रखिएगा, इसीलिए ये चेंज नहीं होता। अब हम लोग ये पढ़ लिए चेंज ऑफ, ये पर्सन पढ़ रहे थे, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ लिए पहले, चेंज ऑफ टेंस भी पढ़ लिए। टेंस किस किस में चेंज होता है वो भी पढ़ लिए, और पर्सन किस में चेंज होता है। आई किसके हिसाब से चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से। यू रहेगा तो किसके हिसाब से, सेकंड पर्सन। यू की जगह पे अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन कोई रहे तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, डायरेक्ट वही लिखा जाता है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, ये पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ लिए, चेंज ऑफ टेंस भी पढ़ लिए। टेंस में क्या पढ़े कि प्रेजेंट पास्ट में जाता है, और पास्ट जो होता है, पास्ट सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इम्परफेक्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, इस तरीके से। तो टेंस भी हम लोग पढ़ लिए।
अब तीसरा में आते हैं, जो शुरू में पढ़ाए थे 3 चीज़ चेंज होता है। तीसरा आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें चेंज ऑफ अदर पार्ट्स में क्या क्या आता है, इसमें भी एक छोटा सा टेबल है, याद रखिएगा। इसी में थोड़ा सा दो तीन हम लिखे थे उधर। दिस का दैट हो जाता है। ठीक, दीज का दोज हो जाता है, और हियर का देयर हो जाता है, और इसके बाद हेंस का देंस हो जाता है। ठीक, देंस। नाउ का देन हो जाता है। ठीक, 10 का सो हो जाता है। ठीक, टुडे का दैट डे हो जाता है, दैट डे। यस्टरडे का यस्टरडे, यस्टरडे इसको नहीं बोलते हैं, यस्टरडे नहीं बोलते हैं, बल्कि यस्टरडे बोलते हैं। यस्टरडे, यस्टरडे क्या बोलते हैं, द डे बिफोर। या इसको और भी क्या बोलते हैं, द PREVIOUS प्रीवियस डे। ठीक, यस्टरडे को द डे बिफोर इज द प्रीवियस डे, और टुमोरो को टुमोरो क्या बोलते हैं, द, यहाँ द डे बिफोर था तो यहाँ क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ये प्रीवियस डे था तो यहाँ फॉलोइंग डे हो जाएगा। दूसरा द फॉलोइंग डे, ये प्रीवियस मतलब पिछला दिन, यस्टरडे मतलब पिछला दिन होता है, तो द बिफोर मतलब आज के दिन से पहले, या प्रीवियस डे यानी पीछे का दिन, और टुमोरो मतलब कल आने वाला, तो द नेक्स्ट डे यानी आगे अगला दिन, फॉलोइंग डे जो आने वाला है, फॉलो यानी मतलब अगला ही आएगा। तो इसका मतलब एक ही होता है, ये सिर्फ लग रहा है कि दो है, ये एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से चेंज ऑफ अदर पार्ट्स, यानी अदर पार्ट्स में यदि ये चीज़ ये वर्ड रहे, दिस रहे तो दैट हो जाएगा, दीज रहे तो दोज हो जाएगा, हियर रहे तो देयर हो जाएगा, हेंस का देंस, नाउ का देन, 10 का सो, टुडे का दैट डे, यस्टरडे दैट डे बिफोर, द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। ठीक, तो ये हो गया तीसरा। अब इस पर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। बस तीसरा में और कुछ नहीं, बस इतना ही है, ये सब वर्ड है और कुछ नहीं है। अब सेंटेंस बनाते हैं। देखिए सेंटेंस में, जैसे राम कहा कि मैं आज नहीं खेलूँगा। राम कहा यानी राम सेड, क्या कहा भाई, मैं आज नहीं खेलूँगा। आई शैल नोट प्ले टुडे। इसको चेंज करिए, राम सेड हो जाएगा, दैट आई राम के हिसाब से ही हो जाएगा, शैल है यहाँ पर, शैल का शुड हो जाएगा, नहीं शैल है यहाँ पे शुड नहीं होगा, बल्कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, याद रखिएगा। आई के साथ शैल लगा है, ठीक, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। शैल का शुड होता है, लेकिन यहाँ पे ही के साथ विल लगेगा, तो विल के अनुसार वुड हो जाएगा, याद रखिएगा। वुड नोट प्ले। अब यहाँ टुडे, वही अभी जस्ट जो हम लोग पढ़े, टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे। बस यही याद रखिएगा। फिर से देखिए, राम सेड आई शैल नोट प्ले टुडे, मतलब राम क्या कहा कि मैं आज नहीं खेलूँगा, मैं आज नहीं खेलूँगा। गागेगी शैल है, तो राम सेड दैट, इन्वर्टेड को हटाएंगे, दैट आ जाएगा। आई के अनुसार, राम के अनुसार ही आ जाएगा, आई राम के अनुसार चेंज होगा, सभी के अनुसार ही हो जाएगा। अब ही के साथ, आई के साथ शैल लगा तो ही के साथ विल लगना चाहिए, लेकिन यहाँ वुड इसलिए लगेगा क्योंकि विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वुड होता है, इसलिए वुड लगेगा। नोट प्ले टुडे का दैट डे, बस यही है।
अब आगे देखिए, जैसे शिवानी ने कहा कि मैं कल नाचूंगी। शिवानी क्या कहा? शिवानी सेड आई शैल डांस टुमारो। टुमारो, तब देखिए शिवानी का शिवानी हो जाएगा और डांस करेगी। डांस एक परफॉर्मेंस है, एक कला है, बहुत ही सुंदर कला है, इसमें कई प्रकार का होता है। तो वो परफॉर्मेंस है, तो इस तरीके से ये डांस परफॉर्म करेगी। तो उसी के बारे में बता रही है कि शिवानी कल, मान लीजिए कल परफॉर्मेंस है, तो वही बता रही है कि कल मैं नाचूंगी। कल यानी कि कल परफॉर्मेंस है, कला का, नाचने की कला का परफॉर्मेंस है। तो सेड का क्या हो जाएगा? सेड। टोल्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट आई है, आई के हिसाब से शिवानी, शिवानी के हिसाब से शी और सैल के हिसाब से यहाँ आई के साथ सैल लगा, तो सी के हिसाब से विल लगना चाहिए, लेकिन ये पास्ट है, तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। डांस, ठीक, वुड डांस। और टुमारो का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। इसको नेक्स्ट डे बना सकते हैं, या नेक्स्ट डे के बदले इसको फॉलोइंग डे भी बना सकते हैं, यानी जो आने वाला है फॉलोइंग भी कह सकते हैं, जो आपको कहने का है। जैसे उसने कहा कि यह मेरा है, क्या होगा? ही सेड दिस इज माइन। क्या हो जाएगा इसका? ही सेड दैट, दिस का दैट हो जाएगा, दैट इज का वॉज, माइन का माइन, यही ही के अनुसार हिम हो जाएगा ना। दिस दैट वाज हीज, नहीं हीज हो जाएगा, माइन है तो हीज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे दिस इज माइन, दिस वाज हीज, हाँ हीज भी चलेगा, ठीक। इस तरीके से जैसे हम लोग क्या पढ़े, टुडे का दैट डे, दिस का दैट, यही चेंज होता है। टुमारो का द नेक्स्ट डे, मेन यही है। तो थर्ड पर्सन में यही जो पार्ट्स ऑफ, जो थर्ड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें यही चीज़ पढ़ना था। अब इस आधार पे और भी सेंटेंस आप बनाएंगे ट्रांसलेशन किताब से, या बनाएंगे बोलेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको और ज़्यादा परफेक्शन मिलेगी और उस हिसाब से बोलने में और ज़्यादा फ्री होंगे इंग्लिश में। अब देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस में? इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हुआ, लेकिन ये इनडायरेक्ट स्पीच है। आईएस मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब समझिएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल पहले पढ़ लीजिए। ए नंबर रूल होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग जो वर्ब इसमें होता है, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? आस्क में बदल देना है, ठीक, याद रखेंगे आप। रिपोर्टिंग वर्ब को क्या चीज़ में बदल देंगे? आस्क में। क्या चीज़ में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक। अब 2 नंबर रूल क्या है? 1 नंबर रूल ये हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब आस्क में बदल देना है। 2 नंबर में इन्वर्टेड कोमा हो, इन्वर्टेड कोमा को क्या चीज़ में बदल देना है? यदि WH वर्ड हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कई प्रकार का होता है। एक तो ERM को पहले कर दीजिए, वाज वेयर को पहले कर दीजिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और दूसरा होता है WH वर्ड वाला, यानी 2 प्रकार का होता है। एक तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, या WH वर्ड को सबसे पहले लिखिए। 2 प्रकार का होता है। तो मान लीजिए कि WH वर्ड वाला यदि इंट्रोगेटिव है, तो WH वर्ड को ही आप डायरेक्ट लिख दीजिए। WH वर्ड जो होता है, WH वर्ड, जैसे कोमा के बदले पहले क्या लिखा जाता था? दैट, तो दैट के बदले आप WH वर्ड लिख दें, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो जब सेंटेंस बनाएंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा कि अभी तक हम लोग जो भी बनाए उसमें दैट इन्वर्टेड कोमा को हटा रहे थे, तो दैट लिख रहे थे। लेकिन अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो इसमें दैट के बदले WH वर्ड वाला यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो सिर्फ
WH वर्ड को ही डायरेक्ट लिख देंगे। यदि तीसरा नंबर, यदि उसमें यदि अनोमलस वर्ड अनोमलस फाइनाइट हो, अनोमलस फाइनाइट मतलब वही जो अभी हम समझा रहे थे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दो रूप होता है, एक तो WH वर्ड वाला, एक होता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए। यानी अनोमलस फाइनाइट क्या है? इज, आर, was, were, may, have, has, might, can, मतलब should, मतलब इस तरीके से जितना है सब इसमें आ जाएगा। ठीक, जितना भी है एनोमलस फाइनाइट वो सब के सब यदि रहेगा तो ऐसे में क्या चीज़ करेंगे कि आप WH वर्ड लिख देंगे। पहले वाला हम दैट लिखते थे, और अगर वहाँ पे इज, आर, वॉज, वर रहे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो ऐसे में आप लिख देंगे इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर, याद रखेंगे। इफ़ वेदर कहाँ लिखेंगे? जहाँ इज, आर, वॉज, वेयर, शुड रहे वहाँ पे इफ़ या वेदर लिखेंगे आप। ठीक, इस तरीके से ये बनेगा। और एक रूल और है, उसको भी आप समझ जाइए। इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म्स यदि है तो को असर्टिव वर्ब फॉर्म से बदल दें। यानी जैसे मान लीजिए कि 3 नंबर में इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म्स रहता है तो उसको असर्टिव बदलना है, उसको असर्टिव में, यानी इंट्रोगेटिव ट्रांसफर कर देता है, करना है क्या चीज़ में? असर्टिव में, असर्टिव में, असर्टिव वर्ब में, वर्ब फॉर्म में। अब ये क्या होता है इसके बारे में अब इसको डिटेल करके बताते हैं कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव वर्ब फॉर्म्स कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में आप समझिए। देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म्स टू असर्टिव में, असर्टिव वर्ब फॉर्म। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए डू यू ईट, इसका क्या हो जाएगा? यू ईट, बस। ये इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म्स में है, ये असर्टिव सेंटेंस में है, ये डू हट जाएगा, ये डू हट जाएगा। ये बस अभी दिमाग में छाप लीजिए, अब ये छापने वाला चीज़ है कि अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म से असर्टिव बदलना है तो डू यू ईट, यू ईट। जब सेंटेंस बनाएगी उसमें क्लियर, और ज़्यादा क्लियर आएगा। जैसे डज शी लाफ, क्या हो जाएगा इसका? शी लाफ। मतलब कि जो भी पहले डू डज रहे, हैव हैज रहे, जो भी पहले रहे, हैव हैज रहे, या डिड रहे, या वॉज या वर रहे। ठीक, ये कुछ भी यहाँ पर रहे तो आप इसको हटा देंगे। ठीक, इतना दिमाग में आप रखेंगे। अब WH वर्ड लिख लेते हैं। जैसे हु आर यू, इसका क्या हो जाएगा? हु आर यू का हु यू आर हो जाएगा। इसमें देखिए, उसमें जो अनोमलस फाइनाइट था उसको पूरे हटा देते थे, लेकिन WH वर्ड वाला हम क्या करेंगे? WH वर्ड रहेगा, लेकिन आर यू है, ये आर यू को यू आर बना देंगे। ठीक, ये अंतर होता है। जैसे और सेंटेंस देखिए, जैसे मान लीजिए व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, इसका क्या जाएगा? व्हाट यू हैव डन। इस तरीके से व्हाट रह गया, और हैव यू डन जो है, ये हैव यू डन हो गया यू हैव डन। इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव टाइप का है पहले है, और ये असर्टिव सेंटेंस में। और व्हाट का व्हाट ही रह जाएगा। व्हाट का व्हाट क्यों रहेगा? क्योंकि व्हाट का व्हाट इसलिए रहेगा क्योंकि जो
इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो उसके बदले डब्ल्यू एच वर्ड ही डायरेक्ट लिख दिया जाता है, यानी डब्ल्यू एच वर्ड यदि रहेगा तो वो उसी तरह लिखा जाएगा। और बाद में कि उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव हो जाएगा। और वहाँ पे जो डूडज था, अभी जो जस्ट इसके पहले वाले में पढ़े डूडज था, वो इसलिए पूरे तरीके से हट जाता था क्योंकि उसके बदले इफ़ या वेदर लिखा जाएगा, तो उसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको हटा दिया जा रहा था। ठीक, जैसे मान लीजिए कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज योर नेम क्या हो जाएगा इसका, तो व्हाट है तो व्हाट का व्हाट हो जाएगा, व्हाट। अब इज योर नेम, इसका क्या हो जाएगा, योर, योर नेम इज। बस इस तरीके से। और एक सेंटेंस देख लीजिए, वेयर डू यू लाइव, वेयर डू यू लिव क्या हो जाएगा इसका, वेयर यू लिव। डू यू लिव है, यहाँ हो जाएगा यू लिव। अब वेयर का वेयर, बस ये है। इस तरीके से हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, अब बनाएंगे, अब सेंटेंस पे आते हैं, खटखट समझ में आएगी। जैसे देखिए, राम मुझसे कहा कि क्या तुम बीमार हो। हिंदी छोड़िए, हिंदी बहुत टाइम लगता है। राम ने मुझसे कहा, यानी डायरेक्ट बनाइए, ही राम कहा, कौन कहा, राम। राम सेड टू मी, क्या कहा, आर यू इल। ठीक, यानी राम। अब यहाँ पे देखिए, अब भाई हम लोग रूल पढ़े, क्या पढ़े थे कि ये पहला रूल, यदि जो यहाँ पे जो वर्ब रहता है इसको आस्क में बदलना है, आस्क्ड, आस्क में बदलने के लिए पढ़े थे पहला रूल। और इसके बाद मी है तो मी हो रह जाएगा, आस्क्ड मी। अब यहाँ कोमा है और यहाँ पे एनोमलस फाइनाइट है, यानी डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, तो क्या लगेगा, इफ़ या वेदर। और आर यू इल, इसको आर यू इल को यू आर इल कर देंगे और उसका पास्ट फॉर्म कर देंगे। तो यू पहले यू को बदल दें, यू आई, मी के हिसाब से। अब मी यहाँ यू के अनुसार आई हो जाएगा, आई। और आर के बदले वॉज। ठीक, वॉज इल, ये सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ कुछ भी पहले वाला नहीं रहा। राम सेड टू मी आर यू इल, राम आस्क्ड मी, मतलब हमसे पूछा, इफ़ आई वॉज इल। यू मी के हिसाब से आई, और यहाँ पे क्वेश्चन है इसलिए इफ़ लग गया। डब्ल्यू एच वर्ड रहता तो इफ़ के बदले डब्ल्यू एच वर्ड रह जाता, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आर के बदले इफ़ लगा और यू के बदले आई आ गया। और जो यहाँ आर है, ये आर यू इल, ये इंट्रोगेटिव है, तो इसको असर्टिव बनाना है, यानी यू आर इल हो जाता, लेकिन यू के बदले आई आ गया, तो आई एम इल हो जाता, लेकिन एम के बदले वॉज लगेगा क्योंकि यहाँ पास्ट फॉर्म है। तो ये पास्ट फॉर्म रहने के कारण यहाँ भी पास्ट हो गया, यानी आई वॉज इल हो गया, इस तरीके से। अब देखिए एक और सेंटेंस, सीता ने मुझसे कहा कि क्या तुम राम को जानते हो। सीता सेड टू मी डू यू नो राम, क्या हो जाएगा इसका, सीता सेड का आस्क्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या आस्क्ड मी, और क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है डब्ल्यू एच वर्ड वाला नहीं है, यानी इफ़ लगेगा। डब्ल्यू एच वर्ड वाला रहता है तो डब्ल्यू एच वर्ड लग जाता है, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड वाला नहीं है तो इफ़ लगेगा, या वेदर लगा सकते हैं, इफ़। अब डू खत्म हो गया, यानी ये इंट्रोगेटिव है तो ये असर्टिव बन जाएगा, यानी यू है तो यू को भी चेंज कर दीजिए, मी के अनुसार आई हो जाएगा। और आई ये क्या है, यू नो, के नो डब्ल्यू, तो नो का क्या हो जाएगा, आई
नॉन, राम नो चेंज। यहाँ नो का V2 यानी पास्ट टेंस हो जाएगा ना, V2 न्यू हो जाएगा। ठीक, न्यू, KNEW, न्यू। नो हो गया V1 और न्यू हो गया V2। V2 किस में लगता है? पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट में, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट है इसलिए। अब देखिए एक और सेंटेंस इसमें देखते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा कि क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। ये सब वही वाला आ रहा है, अनोलस फाइनाइट वाला। WH वाला एक बनाते हैं, WH वाला। राम ने मुझसे कहा कि तुम कौन हो। हाँ ये अच्छा है। राम सेड टू मी, क्या कहा? हु आर यू। राम का राम लिख देंगे, सेड का आस्क्ड। आस्क्ड क्यों लिखेंगे? आस्क्ड क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है। मी लिख दिए। अब इसके बाद इफ़ लगाते। क्यों इफ़ लगाते? यहाँ डू डज रहता तब, यानी WH वर्ड नहीं रहता तब इफ़ लगाते, लेकिन WH वर्ड ऑलरेडी है तो अपना WH वर्ड आ जाएगा। हु आर यू के बदले यहाँ पर असर्टिव बन जाएगा, यानी यू। मी के अनुसार यहाँ आई हो जाएगा। हु आई, आर के बदले वॉज, बस आई वॉज, इस तरीके से बनेगा। बहरहाल एक दो सेंटेंस और देखते हैं। एक एक सेंटेंस को आप एकदम दिमाग पे बैठाते जाइए, लिखते जाइए कॉपी पे और समझिए कैसे कर रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं उस पर पूरा गौर से देखिए। जैसे उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। He asked me where do you live? He asked ही हो जाएगा। asked me where है, where क्या है? WH वर्ड है तो WH वर्ड डायरेक्ट आ जाएगा। अगर नहीं रहता तो इफ आता, WH वर्ड, where हो गया WH वर्ड। डू यू लाइव, तो डू यू लाइव का असर्टिव बनाना है, ये इंट्रोगेटिव में है, असर्टिव बनाना है तो डू तो खत्म हो जाएगा, यानी यू है तो यू किसके हिसाब से हो जाएगा? मी के हिसाब से यहाँ आई आ जाएगा। वेयर आई लीव का हो जाएगा पास्ट में लिव्ड। ठीक, आई लिव्ड। ही आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड मी वेयर आई लाइव्ड, इस तरीके से। जैसा और राम ने मुझसे कहा कि तुम उदास क्यों हो। राम सेड टू मी, मुझसे कहा, क्या कहा? वाई आर यू सेड। ठीक, क्वेश्चन मार्क यहाँ आया। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा पूर्णविराम, इन्वर्टेड कोमा पूर्णविराम नहीं होगा, इन्वर्टेड कोमा। देखिए राम सेड के बदले आस्क्ड हो जाएगा। आस्क्ड क्यों होगा बताते आ रहे हैं। आस्क्ड मतलब यहाँ क्वेश्चन है इसलिए आस्क्ड हो जाएगा। मी का मी हो जाएगा, टू हट जाएगा और इन्वर्टेड कोमा के बदले WH वर्ड यदि है तो WH वर्ड डायरेक्ट आ जाएगा। WH वर्ड। अब यहाँ पे आर यू सेड है, यानी प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव है तो ये पास्ट का सिंपल बन जाएगा, इंट्रोगेटिव हट जाएगा, यानी यू का क्या हो जाएगा? यू ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे यदि आई रहता या वी रहता तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता, लेकिन यू है, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी मी के हिसाब से आई हो जाएगा। आर यू सेड, यानी यू आर सेड का आई एम हो जाएगा, लेकिन एम यहाँ पास्ट में हो जाएगा वॉज, आई वॉज सेड, बस। उसने मुझसे पूछा कि तुम कब जाओगे। वाह, ही सेड टू मी, मतलब वह मुझसे पूछा। क्या पूछा भाई? व्हेन विल यू गो। ठीक, अब इसको देखिए। ही सेड का आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है। आस्क्ड मी WH वर्ड आ जाएगा। व्हेन विल यू गो। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे
विल चेंज हो जाएगा। तो पहले नंबर तो विल यू वो है, तो ये विल इंट्रोगेटिव में है, इतना अगर माना जाए, ये डब्ल्यू वर्ड तो यहाँ आ गया, इतना माना जाए तो ये क्या चीज़ में है, एक तरह समझने के लिए हम ब्रैकेट दिए, ये इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाएंगे, यानी सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस बनाने का मतलब है कि विल यू के बाद आएगा, विल यू के बाद आने का मतलब है कि विल का भी चेंज होगा और यू का भी चेंज होगा, तो पहले यू आ जाएगा, यानी यू किसके हिसाब से होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी के हिसाब से यहाँ क्या आ जाएगा, आई, ठीक, आई हो जाएगा। आई के हिसाब से क्या लगेगा, सैल, लेकिन सैल यहाँ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पास्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो सैल का क्या हो जाएगा, शुड, आई शुड। वैसे आई का उड भी आप लिख सकते हैं, आई का सैल का शुड भी होता है, लेकिन यहाँ उड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई उड गो, इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा आशा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दिमाग में चला गया होगा, छपा होगा। अगर नहीं होगा तो इस वीडियो को स्पीड करके फिर से देखिए आप। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट, इम्परफेक्ट, इम्परेटिव सेंटेंस। इसके बाद एक टॉपिक और रहेगा, उसको भी देख ही लेंगे, छोटा सा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। आज वैसे वीडियो लंबी होगी। इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस, इसका रूल क्या है देखिए। इम्परेटिव सेंटेंस में प्रायः ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें जहाँ पे ऑर्डर एडवाइस का बोध हो, तो वैसे में एक नंबर में देखिए क्या क्या करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को क्या अर्थ के अनुसार क्या कर दीजिए, टेल में चेंज कर दीजिए, या आस्क में चेंज कर दीजिए, या ऑर्डर में चेंज कर दीजिए, या कमांड में चेंज कर दीजिए, या रिक्वेस्ट में चेंज कर दीजिए, या सजेस्ट में चेंज कर दीजिए, इस तरीके से, या एडवाइस में चेंज कर दीजिए। इतना चीज़ में चेंज किया जाता है। अब ये बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि बाप रे बाप, आज एकदम दिमाग एकदम गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्या है। बस अब एकदम सिंपल तरीके से आप इतना समझिए कि रिपोर्टेड स्पीच में जब इम्परेटिव सेंटेंस आए, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका रूल अलग है। तो अब इम्परेटिव पढ़ते हैं। इम्परेटिव मतलब कहाँ, इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जैसे कि एक गिलास पानी ला दो, डोंट गो देयर, मान लीजिए कि वहाँ मत जाओ, एक गिलास पानी ला दो, मतलब एक गिलास पानी लाओ, उसको इंग्लिश में ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर कहेंगे। प्लीज़ गिव मी ए पेन, कलम दे दो, इस तरीके से। तो ये सब सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस को जब इम्परेटिव सेंटेंस आए तो वैसे में रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क में बदलते थे, तो उसको इसमें क्या करना है, टेल, आस्क, ऑर्डर। क्योंकि जो भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो क्या क्या होता है, टेल्स होता है, सिंपल, कोई किसी से कहा तो टेल हो जाएगा, या आस्क यानी कोई किसी से पूछा, ऑर्डर किसी को ऑर्डर दिया, कमांड दिया, रिक्वेस्ट किसी से रिक्वेस्ट कर सकता है, सजेस्ट डॉक्टर पेशेंट को सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस टीचर विद्यार्थी को एडवाइस कर सकते हैं। इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस को पहचान कर इस वर्ड का प्रयोग करना है। कहाँ, रिपोर्टेड वर्ब के जगह पे आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। बहरहाल ये पहला रूल है। दूसरा रूल देखिए, डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दें। अब देखिए ये जो चीज़ है, ये थोड़ा सा, ये जब सेंटेंस बनाएंगे तब क्लियर होगा। बस इतना आप याद रखिए कि डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य देना है। जैसे कि मान लीजिए कि डायरेक्ट उसने मुझसे कहा, यहाँ मुझसे कहा है यानी मी है, तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो फिर वैसे में सोचते हैं। बहरहाल ये सेंटेंस जब बनाएंगे तो और क्लियर होगा। तीसरा नंबर में रूल देखिए, यानी दूसरा में क्या है, ऑब्जेक्ट देना है, ऑब्जेक्ट देना है। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है प्लीज काइंडली आदि, जैसे प्लीज है, प्लीज किस में आता है, रिक्वेस्ट में प्लीज है, या काइंडली है, तो ऐसे शब्द को ख़त्म कर दें, लोप कर दें, इसका कोई उपयोग ही न करें। और इन्वर्टेड कोमा को
4 नंबर इन्वर्टेड कोमा को इनवर्टेड कोमास को क्या करें, 2 में बदल दे या नोट 2 में बदल दे। नोट 2 कहाँ बदले, जहाँ नोट का सेंस हो तो वहाँ नोट 2 में बदल दें और 2 में बदल दें, जहाँ नोट ना हो वहाँ 2 में बदल दें। अब ये चारों रूल है, याद रखिएगा। अब ये जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें पूरा साफ हो जाएगा कि इसे ये रूल का मतलब क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस के अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये रूल हो गया, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे राम मुझसे कहा कि 1 गिलास पानी लाओ। राम सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, अब देखिए क्या होगा इसका। राम ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर राम जब भी कहेगा मेरे से, क्या कहेगा, ये एक प्रकार से ऑर्डर देगा हमको। तो राम ऑर्डर, राम ऑर्डर्ड हो जाएगा, सेड है ऑर्डर्ड हो जाएगा मी। और इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या देना है, 2 या नोट 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ निगेटिविटी का तो कोई सेंस नहीं है, तो नोट 2 नहीं देंगे बल्कि 2 देंगे, 2। इसके बाद ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, सिंपल ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, बस। राम सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, राम ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, बस इतना ही करना है। इसी को बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब कि कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो वैसे में उसको 2 से जोड़ना है और ऑर्डर या एडवाइस जो है उसी हिसाब से यहाँ पे कर देना है। यही है रिपोर्टेड स्पीच, जो वहाँ लिखे थे ना, ऑर्डर में कर देना है। अगर यही एडवाइस रहता, डॉक्टर सलाह देता पेशेंट को, तो वैसे में एडवाइस कर देते। और भी सेंटेंस देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम ने मोहन से कहा कि कृपया मुझे एक कलम दें। इसका क्या होगा अंग्रेजी, राम सेड टू मोहन प्लीज गिव मी अ पेन। ठीक, इन्वर्टेड कोमा का अंतर्गत हो जाएगा। इसका देखिए राम से, अब देखिए प्लीज़ गिव मी ए पेन, ये क्या होगा, हमेशा प्लीज़ जहाँ भी रहेगा रिक्वेस्ट ही कर सकता है ना, तो रिक्वेस्ट कर देंगे। रिक्वेस्ट में सेड के अनुसार रिक्वेस्टेड, ठीक, रिक्वेस्टेड मोहन। राम मोहन से क्या रिक्वेस्ट किया, क्या चीज़ के लिए। अब प्लीज़ को हटा देंगे, प्लीज़ या काइंडली रहते उसको लोप कर देंगे, हटा देंगे। और गिव मी को निगेटिविटी तो इसमें नहीं है, सिंपल 2 लगा देंगे। और इसके बाद गिव मी ए पेन, ठीक, गिव मी ए पेन। देखिए एक चीज़ और, यहाँ मी है, तो मी क्या चीज़ में चेंज होगा, मी राम के हिसाब से चेंज होएगा। तो राम के हिसाब से यहाँ चेंज होकर क्या आ जाएगा, हिम। गिव मी, गिव मी या गिव हिम, इस तरीके से, ठीक, गिव हिम ए पेन। राम सेड टू मोहन प्लीज गिव मी ए पेन, राम रिक्वेस्टेड मोहन टू गिव हिम ए पेन, इस तरीके से। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे मेरे पुत्र ने मुझसे कहा कि कृपया मुझे एक कोट खरीद दीजिए। ये भी वही है, रिक्वेस्टेड ही है बहरहाल। और कोई देखते हैं, हाँ डॉक्टर वाले एक बनाते हैं, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि समय से दवा लो, क्या हो जाएगा, डॉक्टर, द डॉक्टर हो जाएगा, द डॉक्टर सेड, किससे कहा, द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, कोमा बंद हो जाएगा। डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, टेक मेडिसिन इन टाइम, मतलब मेडिसिन को टाइम पर लो। इसका क्या हो जाएगा, द डॉक्टर। अब ये टेक मेडिसिन इन टाइम, ये क्या कर सकता है, ऑर्डर तो नहीं दे सकता है, क्या ऑर्डर देगा वो, और ये रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता है,
पेशेंट को रिक्वेस्ट थोड़ी नहीं करेगा, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड भी नहीं कर सकता। तो ये टेक मेडिसिन एक तरह से एडवाइस है। तो एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस आ जाएगा, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड मी। टेक मेडिसिन, यहाँ निगेटिविटी का कोई सेंस नहीं है, यानी सिर्फ टू आ जाएगा, टू, इसके बाद फिर वही टेक मेडिसिन इन टाइम। बस इस तरीके से, इतना आसान है ये। लग रहा होगा कि पता नहीं कैसा सेंटेंस है ये। बहरहाल एक सेंटेंस और बनाते हैं, एक सेंटेंस हटेगा, इसको डिलीट करते हैं। देखिए, शिक्षक ने लड़कों से कहा कि हो हल्ला मत करो। द टीचर सेड टू द बॉयज, क्या कहा भाई, डोंट मेक ए नॉइस। नॉइस मतलब आवाज़, आवाज़ मत करो, हल्ला हो हल्ला मत करो। द टीचर सेड, अब देखिए डोंट मेक ए नॉइस ये क्या है, एक तरह से कह सकता है बच्चों से, तो ऑर्डर दे सकता है, मतलब या टोल्ड, सिंपल कह सकता है टोल्ड, या ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑर्डर तो वैसे डोंट, डांटना, टोल्ड ही ज़्यादा उपयुक्त है। टोल्ड द बॉयज नोट टू, टोल्ड द बॉयज, टीचर टोल्ड द बॉयज। अब यहाँ पर नोट टू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मना कर रहा है, नेगेटिविटी का सेंस है। डोंट मेक ए नॉइस नेगेटिविटी का सेंस है, इसलिए नोट टू मेक ए नॉइस। पहले, इससे पहले जितना हमने बुलाया उसमें क्या था, टू का प्रयोग हो रहा था, लेकिन इसमें नोट टू आ जाएगा, क्योंकि डोंट मेक ए नॉइस है ना, नेगेटिविटी का सेंस है, यानी मना कर रहा है, मना ही है, इसलिए नोट टू लगेगा, इसके बाद मेक ए नॉइस। बस ये था इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस देख लिए। एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको कर लेते हैं, तो पूरे नरेशन का एक भी रूल नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं जानेंगे। अब केवल आप इसको रिवीजन करते रहें। वीडियो थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा अभी तक जितना वीडियो रिकॉर्ड हुआ है सबसे ज़्यादा लंबा शायद ये वीडियो होगी, लेकिन ये नरेशन का बड़ा एकदम एक एक टॉपिक समझिए कि इसमें कवर होगा। एक्सक्लामेटरी, ये छोटा सा टॉपिक एक और है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो था इम्परेटिव। इम्परेटिव में क्या होता है, एडवाइस, सजेशन, एडवाइस, कमांड, टोल्ड, इस तरीके से वहाँ रहता है। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है, ये एक प्रकार से हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, आश्चर्य के रूप में अचानक आता है। जैसे अब जैसे अचानक कोई खुशी हो गया, अचानक कोई मर गया, आह ओह, इस तरीके से जो आता है, तो वो वाला जो सेंटेंस होता है उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। विस्मयादी और वाक्य ऐसे हिंदी में बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इंग्लिश में समझिए आप, हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा या आश्चर्य हो, वाओ बाप रे कैसा ये चीज़ है, अचानक जो ऐसा अचानक आता है, तो वह ऐसे सब वाक्य को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो इसको कैसे चेंज करते हैं, इसका रूल क्या है? जैसे देखिए, जहाँ पे खुशी का बात हो, जैसे मान लीजिए हैप्पी का बात हो, जहाँ जॉय का बात हो, सिंपल क्या कर दीजिए, एक्सक्लेम्ड, सिंपल उसको क्या कर दिए, एक्सक्लेम विथ जॉय। ठीक, अगर जॉय का बात हो, जहाँ खुशी का बात हो, उल्लास का बात हो, जॉय का बात हो, एंजॉय का बात हो, तो एक्सक्लेम विथ जॉय। जहाँ दुख, सौरो का बात हो, सौरो का बात हो, एक्सक्लेम विथ सौरो। बस यही चीज़ है, और कोई असर नहीं है। जैसे सरप्राइज हो, सरप्राइज का बात हो, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। बस जैसे कहीं क्रोध का बात हो, जैसे क्रोध में अचानक कोई कुछ बोलता है, तो वहाँ क्रोध का बात हो, यानी एंगर का बात हो, एंगर, तो एक्सक्लेम विथ एंगर। एकदम सिंपल, एक्सक्लेम विथ के साथ लगा देना है। जो चीज़ का भाव हो, तिरस्कार का भाव, घृणा का बात हो, तो उसको कंटेम्प्ट बोलते हैं, कंटेम्प्ट। इसको क्या कहते हैं, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट को एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट। ठीक,
कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट नहीं, कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट, तिरस्कार या घृणा, प्रशंसा के लिए यानी अप्लाउज, अप्लाउज, एक्सक्लेम विथ अप्लाउज, अप्लाउज, पश्चाताप या अफसोस, रिग्रेट का भाव हो, मन में रिग्रेट हो, ना तो कहता रिग्रेट या पश्चाताप या अफसोस का बात हो, एक्सक्लेम विथ, इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेट, यानी जॉय का बात हो, सौरो का बात हो, सरप्राइज का बात हो, एंगर का बात हो, कंटेम्प्ट का बात हो, अप्लाउज का बात हो, रिग्रेट का बात हो, तो उसके साथ सिर्फ एक्सक्लेम्ड विथ ऐसे करके उसको लगा के बना देना है सेंटेंस में। ये रूल है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, इतना आप एकदम बिल्कुल बैठा लीजिए दिमाग में। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल साइड में लिख दें। दूसरा रूल है जो इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा, इसके बदले आप यहाँ पे दैट लगा दें, जो सबसे पहले हम लोग इसका प्रयोग करते थे, दैट। ये दूसरा रूल है, ये पहला रूल है, ये दूसरा रूल है। और तीसरा रूल, आह, ओह, अल्लाह, इन शब्दों का लोप कर दे। जैसे अभी जस्ट हम लोग पढ़े काइंडली है, प्लीज है, उसको लोप कर देते थे, उसी तरह यहाँ पे ओह या आह या अल्लाह, ये सब जो वर्ड आता है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यूज होता है, तो इसको आप क्या कर दें, लोप कर दें। ठीक, ये दिख रहा होगा ऐसा है वीडियो में, तो इसको आप लोप कर दें। बस यही 3 रूल है। एक रूल और है, 4 रूल यहाँ पे लिख देते हैं, डी 4 रूल। 4 रूल में क्या करना है, 4 रूल में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यदि है असर्टिव सेंटेंस में बदल दें। जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जैसे रहता है तो वो असर्टिव बताएं, जैसे हम अभी जस्ट पहले हम लोग क्वेश्चन और रहता है तो उसको असर्टिव में चेंज करते थे, उसी तरह यहाँ एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस रहता है उसको सिंपल असर्टिव में बदल देना है। तो जब बदलेंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे चेंज करना है। जैसे कि अब वो कैसे चेंज करना है, जैसे कि हम लोग वहाँ इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदलने के लिए कुछ वर्ड स्पेशल देखे थे, उसी तरह यहाँ भी कुछ स्पेशल देख लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं ताकि लिख के समझे बढ़िया से। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये। इससे पहले इम्परेटिव सेंटेंस था, इम्परेटिव में, उससे पहले इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव में भी असर्टिव में चेंज कर रहे थे। उसी तरह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी, एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है इसको असर्टिव में चेंज किया जाता है, असर्टिव सेंटेंस में। ठीक, और देखिए क्या चीज़ है, जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, जैसे देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वाह कितनी सुंदर है लड़की है, वाह, नया आदमी कहता है कि वाह क्या सुंदर लड़की है। उसी तरह व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, यह अचानक जैसे कोई सुंदर लड़की जा रही है या कोई किसी से प्रेम करता हो, उससे प्यार हो, उसके दिल में वो यदि बसती है, वो अचानक सामने आ जाए तो ये अचानक मन में भाव होता है क्या सुंदर ये लड़की है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, इसका क्या हो जाएगा, सिंपल व्हाट हटा दीजिए, शी लिख दीजिए, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, मतलब क्या सुंदर लड़की है, क्या सुंदर लड़की है। इसी को, इसको हिंदी में इसी तरह बोलते हैं, क्या सुंदर लड़की है, क्या सुंदर दृश्य है, वाओ। तो ये जो चीज़ आता है तो इसको अब, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आप वाक्य बोल रहे हैं इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ है कि शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर लड़की है। उसी को अचानक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अचानक बोलने के क्रम में हम बोलते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल इज, हिंदी में बोलते हैं क्या लड़की है। तो इस तरीके से, या कोई गाड़ी लाए हैं, कोई सामान खरीदे हैं, क्या गाड़ी है, वाओ, क्या खेत है, क्या फसल हुआ है, इस तरीके से। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इसी को सिंपल, ये हो गया असर्टिव में, और ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी को सिंपल असर्टिव में चेंज कर दिए। जैसे और आगे देखिए, व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए प्लेस इट इज़, व्हाट ए प्लेस इट इज़, मतलब क्या ये जगह है। अचानक कोई जगह पे गए, बहुत अच्छा वो जगह लगा, क्या बोलते हैं, क्या ये जगह है,
वाओ व्हाट ए प्लेस इट इज़। क्या बोलेंगे इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ ए वेरी फाइन प्लेस, मतलब बहुत ही सुंदर ये जगह है। या इसको और भी लिख सकते हैं, इट इज़ ए वेरी, फाइन के बदले आप स्ट्रेंज भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंज प्लेस। फाइन प्लेस मतलब कोई भी फाइन प्लेस है, ये स्ट्रेंज प्लेस है, तो वहाँ पे जाकर अचानक क्या कहते हैं, व्हाट ए प्लेस इट इज़। जैसे हम लोग पहाड़ पे जैसे घूमने जाते थे, तो कई बार शुरू में तो हमारे टीचर हमको लेकर जाते ही नहीं थे कि हम चढ़ ही नहीं पाएंगे, हैंडीकैप्ड हैं तो हम चढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब बाद में वो समझ गए कि नहीं ये चढ़ सकता है, तो फिर टीचर के साथ भी हम गए और अपने दोस्तों के साथ भी कई बार पहाड़ पे गए। तो जब ऊपर पहाड़ पे चढ़ते थे तो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता था। तो वहाँ पे हम लोग हिंदी में अक्सर कहते थे क्या जगह है, वाह बाप रे बाप क्या जगह बा, बहुत सुंदर। तो उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट ए प्लेस इट इज़, व्हाट ए प्लेस इट इज़, इसी को बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ वेरी फाइन प्लेस, मतलब बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत अच्छा जगह है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज, आश्चर्यजनक जगह है, इसका मतलब यही हुआ। तो ये असर्टिव में हो गया और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। कौन, ये व्हाट, या व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, व्हाट ए प्लेस इट इज़। इस तरीके से आप समझिए। और एक दो सेंटेंस देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद सिंपल एक दो सेंटेंस बनाएंगे, इसके बाद वीडियो को अंत करेंगे। जैसे व्हाट ए फूल आई वॉज, व्हाट ए फूल आई वॉज, मतलब जैसे कहीं गए। अक्सर हम जैसे कोई कपड़ा लाते हैं, कोई सामान लाते हैं, तो अक्सर मतलब कोई सामान खरीदने में हम पूर्ण तरीके से मोल मोलाव नहीं कर पाते। सब्जी में भी कई बार ठगा जाते हैं। जब आते हैं तो दोस्त लोग बताता है कि भिंडी कैसे था, तो हम तो 15 रुपये में लाए, हम कहाँ 20 रुपये में लेकर आ गए। या मान लीजिए वो 10 में लाया, हम 15 में ला दिए या 18 में ला दिए, तो उसमें बड़ा लगता है वाह कैसा मूर्खता वाला काम कर दिए। तो उसी जगह पे हम बोलते हैं व्हाट ए फूल आई वॉज, मैं कितना मूर्ख था कि मैं मतलब इस तरीके से ठगा गया। तो इसी को आप क्या लिखेंगे, आई वॉज ए बिग फूल। ठीक, आई वॉज ए बिग फूल मतलब मैं एक बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, एक तरह से एक बड़ा मूर्ख हूँ, इसलिए उसी को बोलते हैं व्हाट ए फूल आई वॉज, मैं ठगा गया या मैं मतलब इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाया, इसका मतलब यही हुआ। हाउ फास्ट द रन्स, हाउ फास्ट द बॉयज रन, या बॉय अगर बॉय दे देते हैं तो यहाँ रन्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये याद रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी जितना सेंटेंस होता है वहाँ पे ये वाक्य होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो तो प्रश्नवाचक इसको बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी ये होता है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सिंबल देंगे, याद रखिएगा। हाउ फास्ट द बॉय रन्स, मतलब कोई लड़का दौड़ रहा है, मतलब उसको बोलते हैं कि लड़का कितना कैसा दौड़ रहा है, उसी को बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, द बॉय रन्स वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, उसी को बोलते हैं हाउ फास्ट द बॉय, कितना ये तेज़ी से दौड़ता है, इसका मतलब ये हुआ। व्हाट ए फूल, इसको तो व्हाट ए फूल आई वॉज बना ही दिए, लगभग उसी के लगभग में है। जैसे कि हाउ डार्क द नाइट इज़, वाह ये बहुत अच्छा है। भूतहा फिल्म हम लोग देखते थे तो अक्सर उसमें ऐसा दृश्य आता है, हाउ डार्क द नाइट, हाउ डार्क नाइट इज़, इसको क्या बनाएंगे, हाउ डार्क द नाइट इज़। अक्सर भूतहा फिल्म में क्या किया जाता है कि वहाँ पर डार्क पूरे बिल्डिंग वगैरह का डार्क उसमें ज़्यादा सीन रहता है, काला काला, तो एक अजीब सा फील होता है, हाउ डार्क द नाइट इज। तो वैसे में इसको क्या कहेंगे, मतलब क्या रात है, क्या काली रात है, हिंदी में बोलते क्या काली रात है, हाउ डार्क द नाइट इज। इसी को इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि नाइट जो है, द नाइट इज़ वेरी डार्क, मतलब बहुत घना एकदम बिल्कुल काला है। चांदनी नाम का कोई चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं, चांदनी नाम का कोई चीज़ नहीं है। द नाइट इज़ वेरी डार्क, ये बिल्कुल काली है, चांदनी रात भी नहीं है, कहीं दीप में नहीं दिख रहा है, तो वैसे को बोलते हैं द नाइट इज़ वेरी डार्क। उसी को अचानक एक्सक्लेमेटरी वे में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में क्या बोलेंगे, हाउ डार्क द नाइट इज़, व्हाट
इस तरीके से बोलेंगे। और एक सेंटेंस देखते हैं। अब तो अंतिम जा ही रहा है। छोटा छोटा जैसे कि नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब जैसे कोई काम किया तो आदमी कहता है नॉनसेंस, बेहूदी वाला बात हो गया, बेतुकी वाला बात हो गया, उसको बोलते हैं। लगता है मार्कर का स्याही भी खत्म हो गया। नॉनसेंस एक्सक्लेमेशन। नॉनसेंस का क्या होगा? इट इज नॉनसेंस, बस इट इज नॉनसेंस, ये हो जाएगा। इसके बाद जैसे ओह एनफ, ओह एनफ मतलब जैसे कुछ हो रहा है और उसको रोकना है, बहुत हो गया, अरे रुको रुको अब नहीं, ज़्यादा नहीं, तो ओह एनफ, इसको क्या कहेंगे? इट इज एनफ, मतलब हो गया, ज़्यादा हो गया, अब रुको, इसका मतलब ये हुआ ओह एनफ। जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया एक्सक्लेमेटरी, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया, मतलब कोई आइडिया लाया है और वो दिखाया तो लगा अरे वाह क्या बात है, क्या मतलब आइडिया है। व्हाट एन आइडिया, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बनाए। नॉनसेंस, इट इज ए नॉनसेंस। ओफ एनफ, इट इज ए एनफ। व्हाट एन आइडिया, इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। ये एक्सक्लेमेटरी से हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बनाने सीखे। अब आ जाइए उसके इनडायरेक्ट स्पीच पे। जैसे राम कहा हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। राम सेड अल्लास, अल्लास हाय आई एम रूइंड। राम सेड अल्लास आई एम रूइंड। राम सेड मतलब राम ने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया। इसका क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड। याद आ गया पहला रूल? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड सब में आएगा। एक्सक्लेम्ड, वहाँ एक्सक्लेम था, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा सेड के हिसाब से। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ हाय मैं बर्बाद हो गया। तो ये किस अर्थ में बोल सकता है? वो दुख के अर्थ में बोल सकता है, सौरो, सौरो दैट, और इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग करना है। दैट ही वॉज रूइंड, वो बर्बाद हो चुका था। एम है, एम के बदले वॉज हो जाएगा, आई के बदले राम, राम के बदले ही आ जाएगा। हाँ ठीक है, राम के बदले ही आ जाएगा। यहाँ भी राम होगा ना, यहाँ पे राम होगा, यहाँ पे राम दे दीजिए, और यही राम के बदले यहाँ पे ही आ जाएगा। ये राम के बदले ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये तो डायरेक्ट नरेशन है ना, डायरेक्ट स्पीच है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक। राम एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वॉज रूइंड, ये ही जो है इसके अनुसार आया है। अब ये अलग सेंटेंस नहीं है, ये इसी का भाग है। दैट ही वॉज रूइंड, याद रखिएगा। अब जैसे और देखिए, जैसे मेरे दोस्त कहा कितनी सुंदर यह लड़की है। वाह, मेरे दोस्त भी है। मेरे दोस्त क्या कहा? माई फ्रेंड सेड, क्या कहा? हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? क्या बोला था? ब्यूटीफुल द गर्ल, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, मतलब मेरे दोस्त ने कहा हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, कितनी सुंदर लड़की है। क्या हो जाएगा इसका? माई फ्रेंड सेड का मतलब ये एक कोई लड़की को देखकर बोला है कितनी सुंदर लड़की है, तो उसको अच्छा फील हुआ, मतलब वो आनंद फील किया, एक अच्छा मतलब फील किया, तो इसको एक्सक्लेम्ड विथ एक्सक्लेम्ड,
एक्सक्लेम्ड विथ, मतलब अच्छा फील करके बोला, यानी जॉय, उसको अच्छा लगा, आनंद उसको आया कि कितना सुंदर लड़की है। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब गर्ल बहुत सुंदर लड़की है, इसीलिए उसको अच्छा लगा, जॉय फील किया। वही अपना पैसे इनडायरेक्ट इसी में क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया। 2 सेंटेंस और देख ही लेते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे 2-2 करते करते कितना बना दिया, कितना रोके रखा है। बहरहाल जैसे उसने कहा कैसा मूर्ख हूँ मैं, ही सेड, क्या कहा, व्हाट ए फूल आई एम, याद होगा व्हाट ए फूल आई एम, हमने अभी इसका असर्टिव बनाए थे, उसी को बनाते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, विथ व्हाट ए फूल आई एम, ये मतलब ये क्या है, एक तरह से सौरो है, रिग्रेट है, पछतावा है कि मैं मूर्ख बन गया। विथ रिग्रेट, या दुखी है तो रिग्रेट दे सकते हैं या सौरो दे सकते हैं, रिग्रेट या सौरो भी दे सकते हैं, कोई भी सौरो, एक्सक्लेम्ड विथ सौरो या रिग्रेट, दैट इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट दीजिए, दैट ही वॉज, क्या था भाई, आई एम, आई के बदले या आई के बदले क्या हो जाएगा, ही, और ही के बदले या ही हो जाएगा, ही वॉज ए बिग फूल, बस इन्वर्टेड कोमा हट गया, ये हो जाएगा। ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या सोरो दैट ही वॉज ए बिग फूल। अब अंत में देख लीजिए, राम ने कहा क्या आइडिया है, राम सेड व्हाट एन आइडिया, क्या हो जाएगा, राम एक्सक्लेम्ड विथ व्हाट एन आइडिया, इसको उसको व्हाट एन आइडिया, कोई आइडिया को देख के जो बोलेगा या कोई विचार को देख के बोले क्या विचार, क्या अच्छा युक्ति है, क्या आइडिया है, तो उसको अच्छा लगा, इन्जॉय लगा, तो वो जॉय हो जाएगा। एक्सक्लेम विथ जॉय, याद रहेगा, राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय दैट इट was an extraordinary मतलब विचित्र, एकदम अलग आइडिया। राम सेड, राम ने कहा, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, इसी को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय इसके बाद दैट हो जाएगा, दैट के बाद इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया अभी हम लोग जस्ट असर्टिव में भी पढ़े थे, वही चीज़ यहाँ पे है। तो बहरहाल इस तरीके से हम लोग पूरे नरेशन को कंप्लीट कर, नरेशन का कोई ऐसा रूल नहीं है जो इस वीडियो के अलावा बचा हो, और लगभग वीडियो 1 घंटा 53 मिनट का हो गया है, लगभग 53-54 मिनट का लगभग होने वाला है। तो इतना देर के वीडियो में लगभग नरेशन को पूरे हम लोग एक रूल कंप्लीट कर दिया। अब आपसे एक ही मेरा एक तरह से सजेशन रहेगा कि आप इस वीडियो को 2 बार, कम से कम 2 बार 3 बार स्पीड करके ज़रूर देखें, क्योंकि एक ही सेंटेंस में पूरे रूल को कवर किया गया है। तो आप जब तक 2 बार 3 बार कम से कम देखेंगे नहीं, तब तक पूरे नरेशन नहीं समझ पाएंगे। बहरहाल यहीं पे इस क्लास को द एंड करते हैं, फिर अगला क्लास जो होगा उसमें देखेंगे आगे का टॉपिक।